हाय बच्चों, मैं विवन सर और बेटा बात करेंगे आज क्लास 11 फिजिक्स सेकंड और पढ़ेंगे बेटा तरल दाब और शून्यता। तरल दाब में सबसे पहले ये तरल क्या होता है, तरल कैसे किस प्रकार से कहते हैं। तो सबसे पहले तरल कैसे होता है, किस प्रकार से, कहाँ से प्रतिक्रिया इसकी। तो ये देखिए, ये भाग है बेटा द्रव्य का। किस चीज़ का? द्रव्य। द्रव्य के बारे में आपको पहले से थोड़ा बहुत पता ही होगा। द्रव्य क्या होता है? मैटर, ठीक है। तो द्रव्य जो जिसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्य क्या होता है? जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान घेरती है, कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य के बारे में ये बात आई कि द्रव्य और प्लस ऊर्जा, द्रव्य प्लस ऊर्जा से हमारा पूरा ब्रह्मांड स्थित है, मतलब पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक द्रव्य होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक क्या होता है? द्रव्य होता है। और इसकी सक्रियाओं को संचालित करने वाली क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो द्रव्य की सबसे पहली बात करेंगे तो द्रव्य, देखिए द्रव्य का जब क्या हुआ, अतिसूक्ष्म कणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। द्रव्य जो होता है अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना, ठीक है। द्रव्य जो होता है वो अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो अब अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, तो इसके आधार पर इसे क्या किया गया? इसका वर्गीकरण किया भौतिक अवस्था के आधार पर, कणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो द्रव्य का वर्गीकरण किया गया। तो द्रव्य का वर्गीकरण देखिए कितने भागों में हुआ। तो द्रव्य का वर्गीकरण सबसे पहले इसको किया गया भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। तीसरा आपका जो वर्गीकरण किया गया बेटा वो वैद्युत गुण के आधार पर। फिर आपका अगला आ जाता है चुंबकीय गुण के आधार पर, ठीक है। यानी द्रव्य का वर्गीकरण चुंबकीय के आधार पर भी होता है। फिर अगला हमारे पास एक और होता है बेटा प्रत्यास्था के गुणों के आधार पर, प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया। तो भौतिक अवस्था के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया तो इसे दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले रिजिड एंड फ्लूइड। फ्लूइड क्या होते हैं? तरल, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। यानी तरल जो है एक प्रकार का किसका भाग है? द्रव्य का भाग। यानी द्रव्य की कौन सी अवस्था है? भौतिक अवस्था है। दृढ़, रिकड़ का मतलब होता है दृढ़, जिसको हम बाद में कह देते हैं ठोस। और तरल दो भागों में बढ़ गया आपका, द्रव और गैस। मुख्यतः जो भौतिक अवस्था द्रव्य की होती है वो आपके ठोस, द्रव, गैस होती है। इसके बाद आपकी जो तीसरी चौथी अवस्था आती है वो आपकी चौथी अवस्था होती है बेटा प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा होती है। ये स्थित आती है जब गैस को हम 1000 सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं तो गैस में एक स्थित आ जाती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कितने सेल्सियस पे? 1000 सेल्सियस पे से जब गर्म कर दिया जाता है तब इसमें एक स्थित आती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला अगर बात करें इसी के आगे, अगर इसे 100 सेल्सियस पे ठंडा कर दिया जाता है तो इसमें एक आती है बोर, आइंस्टाइन, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर एक पांचवी अवस्था की खोज की जिसे हम कहते हैं बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम प्राप्त करते हैं -100 सेल्सियस। यानी किसी गैस को -100 सेल्सियस पर ठंडा कर देते हैं, तो ये अवस्था है। तो हम लोग तरल की बात करने वाले हैं।
तरल क्या होता है, सबसे पहले तो तरल दाब, और तरल क्या होता है इसके अंदर, तो सबसे पहले तरल पदार्थ समझेंगे। तरल पदार्थों के बाद में क्या आता है, तरल पदार्थ आपके जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, जैसे द्रव और गैस। द्रव और गैस क्या होती है, आपके तरल है, तो इनमें बहने का गुण पाया जाता है, तो वो हमारे तरल पदार्थ हो जाएंगे। जो भी आपके बहने के गुण जिस पर आधारित हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, आपके तरल पदार्थ हो जाएंगे। तो अब देखेंगे तरल पदार्थ क्या क्या होते हैं, इसकी चीज़ों को बात करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है आपका टॉपिक तरल पदार्थ, द्रव स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे तरल पदार्थ की। तो तरल पदार्थ वह पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, फ्लो का गुण। तो बहने का गुण जिसमें भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। जैसे आपके तरल पदार्थ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तरल पदार्थ हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, तरल पदार्थ के बाद में अब होता क्या क्या है, द्रव और गैस हैं, ये क्या हो जाएगा, द्रव स्थिति क्या होती है, द्रव स्थिति की बात कर लेते हैं। तरल पदार्थ वह पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, फ्लो का गुण पाया जाता है, यानी बहने का गुण पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। जैसे द्रव और गैस। द्रव स्थिति क्या होती है, ठीक है, वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा, या हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के वह अध्ययन जिसके अंतर्गत द्रवों के पृष्ठों का दाब का अध्ययन किया जाता है। कोई बाह्य बल लगता है, जैसे द्रव के पृष्ठ पर कोई बाह्य बल लगता है, तो उसके ये अध्ययन को हम कह देते हैं द्रव स्थिति। ठीक है, जब किसी द्रव तथा उस पर आरोपित बाह्य बल का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्रव स्थिति। ठीक है, इसलिए अगले चरण की बात करेंगे बेटा कि आपका दाब क्या होता है। अब आता है दाब की बात। तो दाब के अंदर उससे पहले कुछ इसमें चीज़ें हैं वो हम लोग थोड़ा सा जान लें। ठीक है, जो द्रव्य था भाग वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता ये, लेकिन ये अति सूक्ष्म कण इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, तो कोई भी पदार्थ है अगर है, कोई भी पदार्थ, तो उसके अंदर जो घटक के कण होते हैं, पदार्थ के अंदर घटक के कण, तो जो घटक के कण होते हैं वो तीन ही होते हैं बेटा, परमाणु, अणु, आयन। ठीक है, कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ हो, तो किसी भी पदार्थ के अंदर जो हमारे घटक के कण होते हैं, पदार्थ के अंदर होते हैं परमाणु, अणु, आयन, यही तीन आपके कण होते हैं और इसके अंदर कोई कण नहीं होता है। तो पदार्थ के कण जो ये घटक के कण होते हैं, परमाणु, अणु, आयन, इनके बीच में क्या क्या होता है, क्योंकि हमें दाब पढ़ना है। तो दाब कैसे होता है हमें, तो बेसिकली द्रव और गैस के परमाणु, अणु, आयनों की बात करनी है। तो द्रव के अंदर भी परमाणु, अणु, आयन होंगे, गैस के अंदर भी परमाणु, अणु, आयन होते हैं। गैस के अंदर स्वतंत्र परमाणु होते हैं जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, तो वो स्वतंत्र कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं जैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, द्रव के अंदर भी आपके अंदर क्या होंगे, जैसे ये मान लेते हैं कोई रेसिपिएंट द्रव है, ठीक है, ऐसे कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर यहाँ पर क्या है, द्रव है। तो बर्तन के अंदर जो द्रव है, द्रव के अंदर क्या होंगे, परमाणु, अणु, आयन। तो अणु होंगे अगर, तो अणु जो होते हैं, अणु और अणु के मध्य या परमाणु के मध्य, तो अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है वो वान डर वाल्स बल होता है। और वान डर वाल्स बल का मान, देखिए परमाणु और आयन जो ये होते हैं,
ये लगातार क्या होते हैं, इनमें एक स्थानांतरित गति होती रहती है। कौन सी गति का? स्थानांतरित गति होती है, घूर्णन गति होती है और काल्पनिक गति होती है। काल्पनिक गति, स्थानांतरित गति होती है, घूर्णन गति होती है, काल्पनिक गति होती है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर देते हैं और कंपन भी होता रहता है, और स्थानांतरित गति होती है। और अणुओं के मध्य एक बल होता है। अगर कण है, जैसे इनको कण कहा जाता है पूरे को, तो इनके मध्य एक बल लगता है जिसे हम लोग कहते हैं अंतराकणीय बल। अंतराकणीय बल। अब अंतराकणीय बल अगर है, बहुत अधिक है, तो जब बहुत अधिक होगा तो स्थानांतरित गति क्या होगी? बहुत कम होगी। तो उस अवस्था में जो पदार्थ होगा वो ठोस होगा। कहने का अर्थ ये, अंतराकणीय बल का मान जब बहुत अधिक होगा तो स्थानांतरित गति नहीं हो पाएगी, और जब स्थानांतरित गति नहीं हो पाएगी, लेकिन ये घूर्णन गति और काल्पनिक गति होती रहेगी परमाणु अणुआयनों की सब, ठीक है, तब उस अवस्था में जो पदार्थ की अवस्था होगी वो ठोस होगा। लेकिन जिनमें अंतराकणीय बल का मान कम होगा, स्थानांतरित गति क्या हो जाए? होने लगे, ठीक है। या अंतराकणीय बल का मान जब कम हो जाएगा तो स्थानांतरित गति का मान बढ़ जाएगा, यानी स्थानांतरित गति इधर उधर होने लगी। तो उस दशा में स्थानांतरित गति जब होने लगेगी तो क्या होगा कि जो द्रव के अणु होंगे उनमें संवेग में परिवर्तन होने लगेगा, और परिवर्तन होने के आधार पर, परिवर्तन जैसे भी होगा वहीं पर उनके संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग में परिवर्तन के कारण वो अपने पृष्ठों पर दाब आरोपित करेंगे। तो उसी दाब को हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी कोई भी आपका पदार्थ हो तो उसके अंदर परमाणु अणुआयन होते हैं। परमाणु अणुआयन में स्थानांतरित गति होती है, घूर्णन गति होती है और काल्पनिक गति होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। जिनमें ये स्थानांतरित गति ना हो, अंतराकणीय बल का मान ही कुछ ना हो, वो गैस हो जाएगी, वो आदर्श गैस कहलाएगी। लेकिन सभी में अभी तक कोई आदर्श गैस आज तक खोजी ही नहीं गई है। लेकिन चाहे गैस हो, चाहे ठोस हो, चाहे कुछ भी हो, सभी में थोड़ा ना थोड़ा सा अंतराकणीय बल होता ही होता है, थोड़ा बहुत ज़रूर होगा। ना हो, इसका मान 0 हो जाए अंतराकणीय बल का मान, तो उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श गैस कह देंगे, ठीक है। तो इसकी अध्ययन को करेंगे हम लोग आगे। तो आगे क्रम में चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम दाब, ठीक है। किताब क्या होता है, इसका नेक्स्ट टॉपिक दाब। तो ये बेसिक था, और अब यहाँ से चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो दाब क्या होता है? प्रेशर। तो दाब क्या होता है? जब किसी द्रव को, दाब द्रव में लगभग तरल पदार्थों पर दाब की गणनाएँ की जाती हैं। तो दाब की बात हो तो पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे आपकी कील है, नुकीली कील, ऐसे ये नुकीली कील है अगर, तो नुकीली कील को हम जल्दी से जल्दी दीवार में क्या कर सकते हैं? इसे ठोक सकते हैं, जल्दी से जल्दी लचीली जाएगी। लेकिन यही कील अगर नुकीली ना की जाए, ठीक है, आपकी ऐसी ही हो डायरेक्टली, तो इसे आसानी से हम गाड़ नहीं सकते। ऐसा कारण क्या है? इसके आकार, मतलब इसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो अगर क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो दाब का मान कम लग पाएगा, मतलब दाब नहीं लग पाएगा। जिसमें क्षेत्रफल कम होगा दाब उसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पर फोर्स लगेगा और क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो यानी किसी भी द्रव, ठीक है, किसी भी द्रव में क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर, द्रव पर या किसी पिंड पर भी कह सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को, ठीक है, अभिलंबोत लगने वाले बल को भी कह सकते हैं। यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? अभिलंबोत, मतलब तल के हमेशा लंबोत लगेगा वो बल, ठीक है। अगर तल के लंबोत ही लग रहा है तो वहीं पे दाब होगा, अगर उस तल के लंबोत नहीं लग रहा है तो वहाँ पर वो दाब नहीं होगा, ठीक है। इसको समझाएंगे भी क्या होता है।
तो इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है P बराबर F/A। एकांक क्षेत्रफल पर परिभाषा क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक देखेंगे बेटा, तो मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, F का क्या हो जाएगा? न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर P का जो मात्रक आएगा, यानी दाब का जो मात्रक होगा, दाब का मात्रक वो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और हम लोग कर लेते हैं, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब वो समुद्र तल के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या इसे हम 760 mm भी कह सकते हैं। इतना है, ठीक है। और एक बार जो होता है आपका बेटा, वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। पास्कल ने दाब के बारे में बहुत ज़्यादा बताया था, तो पास्कल का मान भी इधर। अब ये मान कहाँ से आते हैं, ठीक है, तो इसकी गणनाएँ हम लोग करेंगे, कैसे आता है, किस प्रकार से होता है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे करें। तो दाब के बारे में हम लोगों को कंप्लीट लगभग में पता चला। तो दाब की आगे गणनाओं को हम लोग थोड़ी से देखेंगे, ठीक है। उसी के आगे बेटा हम देखेंगे द्रव का दाब, ठीक है। द्रव में दाब कैसे होता है? तो अगर किसी बर्तन में या किसी फ्लास्क में हमने द्रव भर के रखा हुआ है, तो द्रव भरने पर क्या होता है कि अगर ये स्थिर अवस्था में द्रव है, तो स्थिर अवस्था में जो इसका स्पर्श तल होगा, तो द्रव का जो दाब होगा हमेशा इसके तल के लंबवत होगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था में द्रव स्पर्श तल आरोपित दाब सदैव क्या होता है? क्षेत्रफल के लंबवत होगा, यानी तल के हमेशा लंबवत बल लगेगा, बल नहीं, दाब। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने लाइनें दिखाई, तो ये क्या हो जाएगा? इसके स्पर्श तल ये क्या हो जाएगा? जो दाब लगेगा वो इसके लंबवत हो जाएगा। जैसे इसकी बात कर लें, जैसे हम यहाँ पे किसी फ्लास्क में जब कोई द्रव भरा जाता है, तो स्थिर अवस्था में स्पर्श तल के हमेशा जो दाब लगता है वो क्या लगता है? लंबवत लगता है। अगर जैसे इसकी घटना को और भी देखा जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी बर्तन में, मतलब हमने जैसे ये मान लीजिए कि बर्तन है हमारा, और इसके अंदर हमने द्रव भर दिया है। ये हमारा एक द्रव भरा रखा हुआ, तो द्रव भरा रखा हुआ एक हम क्या करते हैं, जहाँ पर तक ये द्रव भरा है उसी के पास में छिद्र कर देते हैं, और एक यहाँ पे छिद्र करते हैं। ये छिद्र ए है, ये हमारा छिद्र बी है। तो यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ से द्रव निकलता है वो बहुत दूर जाता है, समथिंग नहीं दूर जाता है, और यहाँ का जो द्रव मिलता है वो बड़ा पास में हो जाता है। ऐसा कारण क्या हो जाता है कि ऊपर वाले तल के लिए जो होता है, अब इसमें क्या होगा कि दाब का मान यहाँ पे कम होगा। जब दाब का मान कम होगा, इसकी सतह द्वारा इसके और ऊपर जब दाब लगा तो ऊपर तल के पास में, तो यहाँ पे दाब का मान क्या होगा? कम होगा। तो इसी कारण ये जो होता है यहाँ पे एकदम इसी के बर्तन के पास में द्रव गिरता है। लेकिन नीचे वाला जो होता है छिद्र, वो क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा द्रव भरा है, तो उस द्रव के द्वारा, उसके अणुओं के द्वारा इस पर दाब ज़्यादा लगता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर से द्रव जो होता है वो लंबवत बहुत तेज़ी से दूर गिरता है।
तो यही कारण हो जाता है कि द्रव जो होता है, द्रव की सतह पर जो आपका दाब लगता है वो द्रव की सतह के हमेशा लंबवत लगता है, यानी आरोपित बल हमेशा लंबवत हो जाएगा तो दाब जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये घटना को भी हम लोग देख लेते हैं। इसी के आगे बात करते हैं आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव का दाब कि कैसे होता है। तो आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव का दाब क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव का दाब यानी द्रव दाब कैसे आणविक सिद्धांत के आधार पर। तो आणविक सिद्धांत के आधार पर हम कैसा करेंगे तो उसको हम लोग तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आणविक है ना, आणविक सिद्धांत के आधार पर। तो आणविक का मतलब हम जानते हैं कि द्रव के जो अणु होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, द्रव जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। इन अणुओं के मध्य क्या होता है, एक बल आरोपित होता है। अब अणुओं के मध्य जो बल लगेगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अंतरा आणविक बल और या वो अंतर्वाल्स बल होगा। तो अंतरा आणविक बल या अंतर्वाल्स बल का मान क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। हमने बताया था आपको बल क्या हो जाएगा, बल का मान कम हो जाएगा। ठीक है, द्रव परस्पर जो द्रव के अणु हैं, भाई द्रव जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है और द्रव के अणुओं के मध्य क्या होता है, एक अंतरा आणविक बल लगता है। अंतरा आणविक बल जो होता है वो अंतर्वाल्स बल होता है, उस बल का मान कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब बल का मान कम हो जाएगा तो स्थानांतरित गति क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब जैसे कोई द्रव है तो बल का मान जैसे कम हुआ तो ये क्या होंगे, अणु बहुत तेजी से गति करने लगेंगे। अब गति करने लगेंगे तो गति करने लगे तो इनमें गति जैसे ही करेंगे तो गति करने के बाद इनमें क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा और संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, सबसे पहले तो कहेंगे कि द्रव जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है और द्रव के अणुओं के मध्य क्या होता है, एक वंडरवाल्स बल लगा होता है जिसका मान क्या होता है, कम हो जाता है। अब वो बल का मान कम होने पर क्या होता है, इनमें स्थानांतरित गति का मान बढ़ जाता है। किस गति का मान बढ़ेगा, स्थानांतरित गति का मान बढ़ जाता है। ठीक है, किस गति का, स्थानांतरित गति का मान बढ़ जाता है। तो स्थानांतरित गति का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्थानांतरित गति का मान बढ़ने पर ये लगातार बहुत तेजी से टकराएंगे तो पृष्ठ पर टकराते हैं। तो टकराने पर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब जब संवेग में परिवर्तन हो जाएगा तो इसी कारण जो होगा वो पृष्ठ पर, ठीक है, यानी द्रव के पृष्ठ पर एक क्या होगा, बल आरोपित कर जाएंगे या एक प्रकार का दाब कह सकते हैं आरोपित होगा। तो उसी को हम कह सकते हैं आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रवों का दाब। तो द्रव का दाब का सिद्धांत मतलब आपको लिखना आणविक सिद्धांत में ऐसे ही है कि द्रव जो होता है परस्पर अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, या परमाणु अणु आयनों से मिलकर बना होता है। तो इनके मध्य अणुओं के मध्य क्या होता है, एक वंडरवाल्स बल होता है या अंतरा आणविक बल होता है। उस बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अंतरा आणविक बल का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाने पर इसमें स्थानांतरित गति का मान बढ़ जाता है और जैसे ही स्थानांतरित गति का मान बढ़ जाएगा, स्थानांतरित गति का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब स्थानांतरित गति का मान बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, ये लगातार जाके पृष्ठ पर टकराएंगे और टकराने के बाद में इसमें क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा और संवेग में परिवर्तन होगा तो ये द्रव के पृष्ठ पर एक दाब आरोपित कर देंगे। क्या आरोपित कर देंगे, एक दाब आरोपित कर देंगे जिसे हम कह सकते हैं द्रवों का दाब। तो यही इसका सिद्धांत हो जाएगा।
अगली चीज़ बेटा देखते हैं कि क्या होता है इसी के क्रम है। जो उसी के क्रम में आगे हम देखेंगे तरल स्तंभ के कारण ताप द्रव के भीतर स्थित किसी बिंदु पर। तो एक हमारे पास द्रव है भरा हुआ और उस द्रव में हमने स्वतंत्र तल से h गहराई पर एक बिंदु की माना। तो सबसे पहले जो आपका इसका डेरिवेशन है उसको बहुत ध्यान से आप करिएगा। क्या कहेंगे, माना किसी द्रव की स्वतंत्र तल से h गहराई में एक हमारे पास एक बिंदु गहराई में एक बिंदु भी है जिस पर हमें द्रव के दाब की या जिस बिंदु B पर जिस पर हमें दाब की गणना करनी है। अब बिंदु B को केंद्र मानकर एक वृत्त तल या एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ऐसे ये आपका वृत्त हो जाएगा, वृत्त का निर्माण करते हैं। अब वृत्त के तल बिंदु B को, अब जो वृत्त का तल है ये इसका जो क्षेत्रफल है हमने मान लिया, जिसका क्षेत्रफल A, इसका क्षेत्रफल A। तो क्षेत्रफल A है और ऊंचाई कितनी है आपकी h है पूरी, ऊंचाई नहीं गहराई, यहाँ पर गहराई है। तो इस पे हमें द्रव के दाब बिंदु B पर हमें द्रव के दाब की गणना करनी है कि द्रव का दाब कितना होगा। तो अब इतना आपने लिख दिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ की गणना कर लेते हैं। हमारा जो दाब का सूत्र होता है वो क्या होता है कि क्षेत्रफल पर लगने वाले अवलंबक बल को दाब कहते हैं। तो यहाँ पर बल कैसे होगा भाई, ये तल माना, तो तल जो होगा इतना तल है तो इस पर इतना ही तो द्रव होगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, बेलनाकार बनेगा, नहीं बनेगा। अब ये तल ले लिया तो तल पर ये द्रव है, जितना इस तल पर द्रव होगा तो उसका जितना बल होगा वही आपका तो दाब के बराबर चला जाएगा। इस तल का क्षेत्रफल और इतनी द्रव के द्वारा जो दाब लग रहा है, जो बल लग रहा है, उन दोनों का अनुपात जो होगा बल्कि क्या होगा दाब। तो ये हमने यहाँ पे एक लाइन खींची, इधर खींची और वैसा इधर ऊपर बनाया, तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। तो यानी बेलन का जो भार होगा, ठीक है, जो बेलन का भार होगा वो वही जो होगा आपका, ठीक है, बेलन का भार और इसका जो क्षेत्रफल, तो बेलन का भार और क्षेत्रफल उन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो वो क्या निकलेगा, दाब के बराबर। तो सबसे पहले तो इसके द्वारा भार पहले निकालें, तो भार हमारे पास कितना हो जाएगा, भार बराबर mg होता है, तो बराबर m आ जाएगा उसमें। तो पहले भार और ये क्षेत्रफल तो आपका a है ही है, तो हम पहले सूत्र क्या जानते हैं वो तो लेंगे। तो दाब की परिभाषा से कितना हो जाएगा, दाब की परिभाषा माना कि यहाँ पर f बटा कितना हो जाएगा a, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। यहाँ पर इतना तो होगा ही होगा। अब हम भार निकालना चाहते हैं तो अब क्या निकालेंगे, f बराबर, ये भार बराबर क्या होता है, भार f बराबर कितना होता है, m
जी, यानी गुरुत्व त्वरण भी लगेगा नीचे, है ना, तो ये नीचे को हो जाएगा, तो भार बराबर mg हो जाएगा। अब यहाँ पे m है, m क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को निकालते हैं जैसे, देखिए घनत्व बराबर, यहाँ पे घनत्व है ना, तो घनत्व बराबर होता है सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन तो आपका पता है कितना होता है, अभी द्रव्यमान कितना आप माने m, वायु में, घनत्व कितना मान लेते हैं रो, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका रो हो जाएगा। तो अब m का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा, रो v बराबर m, m का मान यहाँ पे रख देते हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे m का मान रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे चूंकि लिख सकते हैं इतना आया, तो m बराबर इतना है रो v, तो यहाँ पर हो जाएगा रो v mg f बराबर इतना आपको मिल जाएगा। अब आयतन है, आयतन यहाँ पर कितना निकलेगा, देखो गहराई h है और क्षेत्रफल आपका कितना है a, तो आयतन बराबर आपका सूत्र होता है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे गहराई, या ऊंचाई होती तो ऊंचाई हो जाती है, a गुणे h, यानी आयतन बराबर हो जाएगा। यहाँ पे v का मान रख लेते हैं, तो भार जो आएगा, पूरा बल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, रो a गुणे h गुणे g, ये आपका इतना आ जाएगा f का मान, f का मान इतना आ गया। अब f का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो f का मान समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए कितना आता है बेटा, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर f का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो रखते हैं, देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो रखते हैं बेटा f का मान यहाँ पर पहले समीकरण में, तो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या बन जाता है आपका, तो यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, p बराबर f बटा a, f का मान कितना रख देंगे, रो a h, रो a h अपॉन में कितना है आपका a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, p बराबर हमारा मिल जाएगा रो h g, ये आपका आ जाएगा द्रव के भीतर स्थित किसी बिंदु पर दाब, यानी किसी बिंदु पर दाब कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, कितना आ जाएगा, p बराबर रो h g, p बराबर रो h g, इतना आपका दाब आ जाएगा, ठीक है, द्रव के किसी बिंदु पर दाब, तो इतना हमारे पास हो जाएगा p बराबर रो h g, यहाँ रो क्या है आपका घनत्व है, h क्या है द्रव की गहराई, g क्या है फिक्स होता है ध्यान फुट, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अब यदि हम अगर तल का कुछ ये मान लें कि जो ये तल है इसका कुछ वायुमंडलीय दाब हो, अगर कुछ वायुमंडलीय दाब हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ पूरा दाब लगेगा, तो यदि, ठीक है, यदि तल का वायुमंडलीय दाब P हो तो कुल दाब कितना आ जाएगा, तो P बराबर अब आ जाएगा आपका, तो जो P बराबर होगा कुल दाब, हम यहाँ पे कह सकते हैं कुल दाब हो जाएगा PA और प्लस P, तो PA का तो PA ही रहेगा बेटा, और P का मान आप निकाले वहाँ से, तो हो जाएगा रो h g, ये आपका कुल दाब हो जाएगा, कुल दाब, अगर वायुमंडलीय दाब है तो कुल वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, तो अगर कुल दाब होगा तो PA प्लस रो h g, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक कि अगर इसमें आपका डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।